सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के बीच एक और नई क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमारे इससे पहले 9 लेक्चर हो चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर में पढ़ा था वो क्या था, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि जानी थी। हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट सीखे थे। रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि जानी थी, उसमें हमने कुछ 5 से 6 पॉइंट देखे थे जिससे हमने रासायनिक समीकरण को लिखना सीखा था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या थी, हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी का दूसरा नाम क्या था? ढांचा रासायनिक समीकरण। इसी का दूसरा नाम क्या था? असंतुलित पूछ लिया जाए या ढांचा रासायनिक समीकरण पूछ लिया जाए, बात एक ही है। समझ में आ गई थी आपको? आपको समझ में आ गया था? दोनों पक्षों में क्या था? दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो वो हमारा कौन सा कहलाएगा? तो वो हमारी ढांचा रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। हमने अभी आपको क्या बताया? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसमें पहला प्रकार हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसका दूसरा नाम क्या था? ढांचा रासायनिक समीकरण। ढांचा रासायनिक समीकरण। इसमें क्या हो रहा था? इसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं थी। यानी कि एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, फिर से सुनना, जिन बच्चों ने नहीं याद कर पाई एक बार रिकॉल करा के आपको याद करा रहे हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं या ढांचा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताएंगे? सुनना, एक एक ध्यान से सुनना। ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ऐसा समीकरण बोलो मेरे साथ, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो उसे क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण बोलेंगे। मतलब अभी जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, एक पक्ष इधर एक पक्ष उधर होता है, दोनों तब क्या होंगे? तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी। तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगी तो कौन सा? ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया? आगे की मूव करें। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 पढ़ चुके पहला। दूसरा पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? साथ में डेफिनेशन याद करा दे। ठीक उसी का उल्टा मेरे साथ आप बोलो, साथ ही साथ में आपको याद करा दे। क्या है डेफिनेशन? क्या बताई मैंने? एक ऐसा समीकरण, बोलो मेरे साथ, एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो कौन सा समीकरण कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। एक बार रिवाइज करा देते हैं, फिर से सुनना, मन में साथ ही साथ बोलते हुए चलना। एक ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या, ध्यान से सुनना क्या बोला? तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो कौन सा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तुरंत याद हो गई। देखिए आगे, यही हमारा नेक्स्ट हेडिंग थी। आज की हेडिंग बाद में पढ़ी, आपको पहले याद होगी, है ना? जादू। अब देख लेते हैं, अब पढ़ेंगे आप, बहुत आसान लगेगी। एक बार आपको समझा देंगे, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं क्या है हमारी आज की हेडिंग, संतुलित रासायनिक समीकरण। हमने आपको बताया जो रासायनिक समीकरण होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं।
रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित, संतुलित। असंतुलित यहाँ बैलेंस ना हो, दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्या बराबर ना हो। लेकिन दूसरे वाले में क्या, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित है, बैलेंस है। यहाँ से बैलेंस कराया जाएगा, संतुलित की बात करी जा रही है, मतलब दोनों पक्षों में क्या होगा, तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होगी। संतुलित मतलब बराबर होगी। अब क्या नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है, अब लिख देंगे। अभी मैंने आपको जो बोला बस वही लिखा है सामने। क्या, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, ऐसा समीकरण, याद रखो बिल्कुल सेम डिटो उसकी है असंतुलित रासायनिक समीकरण की। ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के, यहां पे याद रखेंगे प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही आपसे अगर पूछ लेता असंतुलित की क्या है, आप एक को याद रखो इसे। अब असंतुलित की इसी से कैसे बनाएंगे, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के कुछ चेंज नहीं, ऐसे दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। यहां नहीं जोड़ देना, नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक आपने याद की, दूसरे को यहीं से कनेक्ट कर लिया। कल वाली भूल गए, कोई बात नहीं, थोड़ी सी अलग थी इससे, कोई बात नहीं, कठिन लग रही थी आपको, कोई बात नहीं, लेकिन आज वाली तो आसान हो गई आपके लिए। क्यों, आपने एक को याद किया, दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद हो गई। सर ने बस इतना ही बताया, नाम दिख लेना, असंतुलित लगाओ, आ माने होता है नहीं, संतुलित मतलब बराबर, जो बराबर ना हो वो असंतुलित। और सर ने बताया था जहां बराबर के बाद क्या लगा देना, नहीं लगा देना, बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। याद हो गई, एक को याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो गया। नाम से सर ने बता दिया था असंतुलित है, आ माने होता है नहीं, और संतुलित मतलब बराबर, जो बराबर ना हो मतलब बराबर नहीं होगी तो असंतुलित वाली परिभाषा बनेगी। तो ये बना दिया आपने, एक इसको याद कर दिया आपने। ऐसा समीकरण दोबारा पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। ऐसा समीकरण, यही तो मैंने अभी आपको याद कराया था, ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष कौन से, एक राइट, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, पहले से सब कुछ पता है, RHS LHS, दाया बाया दो ही पक्ष थे, तीसरा पक्ष तो नहीं था ना। ऐसे ही शादी बारात में भी दो ही पक्ष होते हैं, वधु पक्ष और वर पक्ष, एक दो पक्ष होते हैं, तीसरा पक्ष और आ जाता होगा। ये दो पक्ष हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, दो पक्ष हैं, दो क्या है हमारे, दो पक्ष हैं। कह रहा है ऐसा समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, मतलब ये रासायनिक समीकरण लिखी है, ये रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, इसके दो पक्ष हैं, ये एक ही है, दाया बाया बाया दाया है, या LHS RHS बोल लो, दो ही तो पक्ष हैं। दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व की, तत्व यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। तो कह रहा है प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, परमाणु क्या है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2, मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, परमाणु की संख्या बराबर होती है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इधर मैग्नीशियम 2 है तो उधर भी मैग्नीशियम 2 होना चाहिए, अगर इधर मैग्नीशियम 5 है तो उधर भी मैग्नीशियम 5 होने चाहिए, ऑक्सीजन अगर इधर 3 है तो उधर भी 3 होने चाहिए, मतलब इधर जो भी चीज जितनी है उतनी उधर होनी चाहिए। अगर इधर कार्बन 100 है तो उधर भी कार्बन 100 होने चाहिए, मतलब दोनों पक्षों में बराबर बराबर होना चाहिए। मतलब जितने लोग लड़के वालों की तरफ से आए उतनी लड़की वालों की तरफ से आए, तो क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा। एक नाव में एक तरफ लड़की वाले बैठे हुए हैं, एक तरफ लड़के वाले बैठे हुए हैं, लड़के वाले अगर ज्यादा बैठे हुए हैं तब नाव डूब जाएगी, या लड़की वाले ज्यादा बैठे हैं तब भी नाव डूब जाएगी। मतलब दोनों का बैलेंस लेके चलना जरूरी है। जितने लड़के वालों की तरफ से मेहमान आए हुए हैं उतनी ही लड़की वालों की तरफ से अगर मेहमान आए हुए तो नाव बची रहेगी, शादी बारात होता रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। तो इधर भी क्या है, दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए। तो क्या है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल देखो, हमने आपको समीकरण क्या बताई थी, मैग्नीशियम की अभिक्रिया। अब देखो याद होने लगी रिएक्शंस, इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप छोटी मोटी तो रिएक्शंस यूं मार देंगे फैक्टिंग। मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई,
मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करें, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, MgO बनाया, समझ में बनाया। अभी आप मान लो ये 2 यहाँ पे ब्लैक जो मैंने लिख रखा है ब्लैक कलर से, मान लो 2 है नहीं, इधर वाला भी 2 नहीं है। अब बैलेंस कैसे करेंगे, अभी हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आगे सिखाएंगे, अभी परेशान हो, अभी आगे हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है हर साल, 5 नंबर के फिक्स है बैलेंस करने के लिए। तो एक बार अभी आप क्या थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कैसे बैलेंस होता है। मैग्नीशियम यहाँ अभी मान लो ये 2 नहीं है तो मैग्नीशियम 1 थे, मैग्नीशियम कितना 1 है, और इधर भी मैग्नीशियम, अभी मान लो हटाई दो इसे, ये लो, आप समझो इसे, चीजों को समझो कैसे समझना है। इधर सुनो, मैंने ये समीकरण लिखा, ये अभी कैसा है, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस, अगर मैं आपसे पूछ लूं ये समीकरण क्या बैलेंस है, ये संतुलित है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है, आप ये बताओ, ये जो आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है जो आप देख पा रहे हैं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है, आप बताओगे सर ये असंतुलित है। हमने पूछा क्यों, क्योंकि हम तो एक स्टेप आगे ही आपसे रहेंगे। आपने हो सकता सर तुक्का मार दिया, सर असंतुलित है। अगर आपने बता दिया असंतुलित है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप बता देंगे ना क्यों, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या है कारण, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। क्यों है सर, हाँ बताया, वेरी गुड, आपने बताया बहुत अच्छा लगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, असंतुलित ही है। क्यों है, क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम 1 है सर, यहाँ मैग्नीशियम 1 है सर, उस वाले पक्ष में भी मैग्नीशियम 1 है सर, मैग्नीशियम तो दोनों तरफ बराबर है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु, यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु, दोनों पक्ष में परमाणु मैग्नीशियम के कैसे हैं, बराबर है, बैलेंस है। आती है बात ऑक्सीजन पे, यहाँ ऑक्सीजन की कितने परमाणु है, इस पक्ष में 2, ऑक्सीजन की कितने परमाणु 2, उस वाले पक्ष में क्या 2 परमाणु है, नहीं सर, ऑक्सीजन का केवल 1 ही परमाणु है उस वाले पक्ष में, मतलब इधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर कम है, मतलब बराबर नहीं है, और बराबर नहीं होती है तो कौन सी समीकरण कहलाएगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाएगा ना। अब अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, तो सुनो इधर, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इस वाले में भी मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम की टेंशन नहीं लेनी है, मैग्नीशियम की टेंशन नहीं लेनी है। हम क्या करने वाले, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले। यहाँ ऑक्सीजन की कितने परमाणु 2, अब हम कुछ ऐसा करें कि उधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाए। यहाँ इस वाले पक्ष में, मेरी तरफ वाले पक्ष में ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, उस वाले में 1 है, हम उसमें ऑक्सीजन में क्या करें, ऐसा कुछ कर दे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो जाए, परमाणु हो जाए। तो हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सर एक प्रॉब्लम, हाँ पता है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम होगी, तुम्हारी प्रॉब्लम होगी एलपी, लल्लू प्रॉब्लम होगी तुम्हारी, कौन सी होगी, लल्लू प्रॉब्लम होगी, है ना। कोई बात नहीं, लल्लू प्रॉब्लम भी आपकी हम ये चुटकियों में खत्म कर देंगे। कौन सी है प्रॉब्लम, हमें पता है। सर आपने आगे की ट्यूब क्यों लगाया, ये 2 आपने आगे क्यों लगाया, पीछे भी लगा सकते थे, ओ हमें चाहिए थे ना। सर देखो यहाँ पे इस वाले साइड में क्या है, ऑक्सीजन के पास है 2, सर यहाँ पे ये लिख देते आप 2, यही तो है आपकी लल्लू प्रॉब्लम, यही मैं समझ गया था आपकी यही प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप परेशान ना हो, अभी मैं आपका इसका आंसर दे रहा, यहां थोड़ा सस्पेंस है, अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे, क्योंकि अभी हमें सीखना ही है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग होने वाली है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो वहां मैं आपको एक एक नियम करके, एक एक नियम बता करके आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस बना रखें, सस्पेंस रहने दें, आगे जाके सस्पेंस की पूरी स्टोरी खुलेगी। अभी आप बस इतना समझे, आगे मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। अब इस 2 का मल्टीप्लाई जैसे मैंने आगे किया, तो अब यहाँ पे क्या होगी, इस पक्ष में 2 मैग्नीशियम हो गए, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ है, ये 2 का मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ है और 2 का ही ऑक्सीजन के साथ है। मतलब सर क्या कह रहे हो आप, बस बेटा मैं ये कह रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना तो आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे होम साइंस वाले भी होंगे बॉयज, ठीक है ना, होम साइंस पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, मैथ से कोई नाता नहीं है ना, आपका नाता तोड़ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम नाता फिर से जुड़वाने वाले हैं। क्या है, देखो इधर सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इधर सुनो। इस 2 का जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, इस 2 का मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 का मल्टीप्लाई Mg से भी होगा, मतलब मैग्नीशियम से भी होगा, इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से होगा। सर मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर इधर वाले पक्ष में देखा जाए, इधर वाले पक्ष में देखा जाए तो 2 मैग्नीशियम हो गए, जैसे मल्टीप्लाई किया, जैसे इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर वाले पक्ष में 2 हमारे पास मैग्नीशियम हो गए और 2 ही हमारे पास ऑक्सीजन हो गए। इस वाले पक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया 2 मैग्नीशियम हो गए और 2 ही ऑक्सीजन हो गए। ठीक है ना, हमें ऑक्सीजन ही तो 2 करने थे, ऑक्सीजन ही तो 2 करने थे, ऑक्सीजन 2 कर दिए, 2 ऑक्सीजन हो गए। अब जैसे ही 2 ऑक्सीजन कर दिए तो ये ऑक्सीजन इधर वाले पक्ष में तो 2 हो गए मल्टीप्लाई करने पर, इस वाले में पहले ही सी थी, इस बार ऑक्सीजन तो बिंदास सेट हो गया, इस बार ऑक्सीजन सेट हो गया, उससे कोई टेंशन नहीं, उसने कहा हमने तो पेट भर लिया, अब जो रह गया वो जाने। अब आती है मैग्नीशियम को, एक बार चेक कर लेते हैं कि मैग्नीशियम में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई। मैग्नीशियम ने, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना तो कर लिया, भाड़ में जाए जनता वाला हिसाब किताब। अब लेकिन मैग्नीशियम को एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है बाई चांस कुछ ऊंच नीचे हो जाए। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम 2 हो गए बेटा, इस वाले पक्ष में, इस वाले पक्ष में 2 हो गए मैग्नीशियम। क्या इस वाले पक्ष में 2 थे? नहीं सर, यही तो लोचा हो गया, यही लोचा हो गया। जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लोचा हो गया, यहाँ मैग्नीशियम बेचारा एक ही रह गया, एक ही रह गया। यहाँ हमें 2 बनाने हैं, 2 अगर उधर बना चुके हैं, मैग्नीशियम उधर 2 आ चुके हैं तो इधर भी 2 बनाने पड़ेंगे। और इधर हमें पता है 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई हमेशा आगे करते हैं, मल्टीप्लाई हमेशा आगे करते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब जरा आप चेक करो, अब जरा आप चेक करके देखो क्या दोनों तरफ हमारे बैलेंस हो रहे हैं। मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, इधर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। यस, हमने कर ली, क्या बैलेंस करना सीख गए सर। आ गया थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो इत्तू सा आ गया सर, इत्तू सा तो आ गया सर। अब कोशिश कर सकते हैं, कर लेंगे ना, अभी तो पूरा पढ़ाना बाकी है, अभी तो सिखाना बाकी है। आप सीखने से पहले ही इतना समझ गए तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। आप सब समझदार हैं, हमसे भी ज्यादा समझदार है ना। तो ये हमारा क्या था, पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण, पूरी परिभाषा थी। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है। आप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तरफ मूव करें। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, देखो इधर नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब अभी हमने संतुलित रासायनिक समीकरण को सीखा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो भी हमने जाना। अब हमसे ये कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, क्या महत्व है संतुलित, हम इसे क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या है महत्व, हम क्यों 10th क्लास पढ़ रहे हैं, क्या है इसकी इंपोर्टेंस। तो ऐसे हमें इसकी भी इंपोर्टेंस जाननी है। क्या है तुम्हारे घर में तुम्हारी इंपोर्टेंस, क्या है तुम्हारा महत्व घर में, तुम्हारा झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, या खाना ही खाने का, या दिन में मोबाइल में गेम खेलने का, क्या है आपका महत्व घर के अंदर। कभी जाना है आपने, कभी आपने जाना है कि आप अपने मम्मी पापा की लाइफ में कितने इंपोर्टेंस रखते हैं, कितना महत्व है आपके मम्मी पापा की आपकी लाइफ में। समझ में नहीं आया, कभी नहीं समझाना, नहीं समझोगे तुम, अभी तुम्हारा क्या है, इत्तू सा दिमाग है, इत्तू सा। चलो आ जाओ अपने टॉपिक पे। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझने वाले हैं, क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है इसकी, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों हमने सीख रहे हैं, तो इंपोर्टेंस जान लेते हैं। पहला क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, या पता है ना अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। छोटे छोटी बातें ना आ रही हैं कोई बात नहीं, पीछे जाना, लेक्चर देखना, फिर से आ जाना पढ़ के, समझ में आ रहा ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के बारे में पता चलता है। मतलब हमें क्या पता चला, अगर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी हुई है तो हमें इससे ही पता चला अभिकारक और उत्पाद में उत्पादों के बारे में पता चलता है। हमें अभिकारक में जो अभिकारक हैं और इधर जो उत्पाद है इनके बारे में पता चलता है कि ये किस फॉर्म में है, कैसा है, कौन है, कब आया, कहां से आया, कितने आए, ये सब हमें पता चलता है। किससे, संतुलित वाले से। भैया अगर यहाँ संतुलित नहीं होता तो हमें पता कैसे चलता कि मैग्नीशियम कितने आएंगे, कितने हैं मैग्नीशियम, कहां से आए, ऑक्सीजन से कैसे मिला, कैसे पता चलता। तो हमें क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों मतलब ये, तथा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों मतलब ये के बारे में पता चलता है। मतलब इनके और इनके बारे में हमें पता चलता है किससे, संतुलित रासायनिक समीकरण से,
क्या पता चलता है? अभिकारकों के बारे में और उत्पादों के बारे में। मतलब अभिकारक में मैग्नीशियम कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इधर उत्पाद में भी कितने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना, ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इससे, संतुलित रासायनिक समीकरण से। तो पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या है? यदि कोई अभिकारक या उत्पाद, यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में, यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में, जैसे ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, यहाँ ऑक्सीजन कैसा था? गैसीय अवस्था में था। ऑक्सीजन गैस है ना, ऑक्सीजन कैसा है? गैसीय अवस्था में। यदि कोई अभिकारक या उत्पाद, अगर इधर वाला उत्पाद या इधर अभिकारक कोई भी अगर गैसीय अवस्था में, तो उसका भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आयतन जोड़ लेना, उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे आप ऐड कर लेना क्या? यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है, अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है, तो उसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या? आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, मैंने कहा देखें आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो पहचान लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कौन कौन से स्टूडेंट है जो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अपना, कि सर यहाँ पे आयतन आना चाहिए था, नहीं यहाँ पे घनत्व आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आएगा? आयतन आएगा। किसी ने नहीं बता पाया। सब कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, होती है छोटी छोटी। अब या तो आप सीख रहे हैं, गलतियां तो करेंगी ना, सीख रहे हैं तो गलतियां तो होगी, कोई बात नहीं है। हम आपके साथ थे इसलिए मैंने ऐड कर दिया। आपने नहीं बता पाए, लेकिन हम तो खड़े हैं ना यहाँ, हमने बता दिया ना, हमें पता थी आप नहीं बता पाओगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार चेक कर रहा था। आप में से कोई एक और टैलेंटेड स्टूडेंट हो तो हम उसे भी लेके चलेंगे साथ में। तो समझ में आ गया? यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में होगा, यदि कोई अभिकारक या उत्पाद हमारा कैसा होगा? गैसीय स्टेट में होगा, तो उसका हम आयतन भी ज्ञात करेंगे। क्या? आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अभी इसमें और आगे पॉइंट है, इसमें अभी और क्या है? आगे पॉइंट है किसके? इसके रासायनिक समीकरण के, संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व में। और पॉइंट है, एक बार आप इसे देख लो, फिर आगे की ओर मूव करते हैं। देखा जाए तीसरा पॉइंट, तैयार हैं आप? चलिए देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या है हमारा। ये रहा। इसमें क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसकी? मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभिकारकों में भाग लेने वाले अभिकारकों, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसकी? मोलों की संख्या। किसके? अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक कितने हैं, उत्पाद कितने हैं, क्या कर सकते हैं? मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये हम लोगों ने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, क्लास 9th में आपने ये पढ़ रखा है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है, 9th उड़ा दी थी, फुर कर दी थी, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। अभी हम आगे भी आपको सिखाएंगे। अभी हम लोग आगे सवाल करेंगे इस पे कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। हमें पता है आपने 9th को देखा ही नहीं है। 9th आया भी था आपकी लाइफ में, आया कब चला गया पता नहीं चला, है ना? कोई बात नहीं है, हम लेकर के आएंगे फिर आपके सामने, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जरूरत थोड़ी ना है, ये हम आपको बताएंगे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में आपको ये हम सिखाएंगे, तब आप अच्छे से सीख लेना। एक बार गलती कर चुके, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, अब नहीं छोड़ देना, ये लेक्चर मिस कर दो चला जाए। समझ में आया? क्या कर सकते हैं हम लोग? तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? समझ में आया? कहां से समझ में आएगा? आपको यही ना पता मोलों की संख्या होती क्या है, मोलों की संख्या निकालते कैसे निकालते हैं मोलों की संख्या, तो आएगा कहां से समझ में? तो अब आप केवल रेक्टाफिकेशन कर लो, रट्टा मान लो, तत्तु क्या रट्टू तोता बन जाओ। क्या? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। बस आपको याद रखना, अभिकारकों तथा उत्पादों के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किससे? संतुलित रासायनिक समीकरण से मोलों की संख्या बताएंगे। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मोलों की संख्या था, यहाँ अणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी दोनों बताएंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में बताएंगे अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। रासायनिक समीकरण से अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं,
मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी आप बस केवल लिख लो और अपने दिमाग में बस डालो कि हाँ रासायनिक समीकरण लिखा होगा तो इसके अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, इसके अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, किसके? अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। इसमें अभिकारकों तथा मोलों के अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। सब बताएंगे, बस पेशेंस रखो। तीसरा और लास्ट ये है हमारा, 5 हो गए। इससे पहले मैंने आपको 2 बता दिए पॉइंट, ये आज का आखिरी पॉइंट है इस हेडिंग का। तो क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक संतुलित इंपॉर्टेंट है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होते हैं? वो सर पता ही ना था, पढ़े ही ना थे 9th में, किताब ही ना खरीदी थी। किताब खरीद ली थी तो झांके ना थे वहां के अंदर, स्कूल में तो गए ना थे, स्कूल के पीछे वाली घूमते इधर उधर, मोबाइल चलाते, रील्स देखते। लेकिन ऐसी बातें मत पूछो, व्हाट्सएप पे पूछ लो स्टेटस कैसे लगाते हैं गाना के साथ, इंस्टाग्राम पे कैसे रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे कैसे रील्स स्क्रॉल करते हैं, वो सब पता है। कैसे ब्लॉक मारा जाता है किसे, कैसे कहां तक किससे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सब पता सर। अपने फ्रेंड को कोने में भी जाके सर्च कर लाओगे। लेकिन अभी हम आपको से ये कहते हैं बेटा कल वाली क्लास में जब आना उससे पहले रासायनिक संरक्षण के नियम को एक बार पढ़ लाना ढूंढ के, ना उन वाला हमसे सच्चू का बता दो जो कोई ढूंढन की है। किसी को इंस्टाग्राम आईडी बताओ, हम ढूंढ लिए ऐसी सर्च कर लिए, उसकी टेंशन ना लो, वो तो हम बता देंगे। है क्या करवानी है तो वो बता दो, वो भी हम कर देंगे। लेकिन ये छोटे मोटे काम ये आप ही करो, पता है तुम्हारे लिए ये भारी पड़ेगा। द्रव्यमान संरक्षण का चैप्टर नंबर 1 में ही है 9th क्लास के, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बस इतना कहता है, आप सुनो जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, नहीं पता कोई बात नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बस इतना कहता है, क्या? अभिकारकों के कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। क्या बोला? एक बार फिर से बोलना सर प्लीज, एक बार फिर से बोल दो। अभिकारकों के कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के। अब वो नहीं आया, नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, अब फिर समझाया। देखो उधर पढ़ लेते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करता है। किसके नियम को संतुष्ट करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। देखो द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। द्रव्यमान को ना तो आप बेकार कर सकते हैं, ना ही उसे बना सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से नियम को संतुष्ट करता है। अर्थात अब समझो, एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान, एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है सर। अब नहीं आया, अभी भी नहीं आया तो सुनो बेटा, इधर सुनो। जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन से उपस्थिति में अभिक्रिया कराई, क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप इधर सुनो, हमने मैग्नीशियम की मान लो 3 ग्राम मात्रा ले ली, मैग्नीशियम 3 ग्राम ले लिया, ऑक्सीजन भी 3 ग्राम ले लिया। ये इसका द्रव्यमान तो हो गया, क्वांटिटी तो हो गई। मैग्नीशियम के 3 ग्राम लिया, मैग्नीशियम को 3 ग्राम लिया, मैग्नीशियम को 3 ग्राम लिया, मतलब ये मैग्नीशियम का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। मैग्नीशियम का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। ऑक्सीजन को 3 ग्राम लिया तो ये ऑक्सीजन का क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब हमने यहाँ पर वाली लाइन पढ़ो, एक रासायनिक समीकरण में, ये रासायनिक समीकरण, एक रासायनिक समीकरण में सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान है, सभी उत्पाद, जितने भी उत्पाद को यहाँ पे केवल एक ही है उत्पाद। कह रहा है सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान, कॉमा का मतलब होता है बराबर होता है, सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के। अब सुनो इधर, 3 ग्राम मैग्नीशियम को मैंने अभिक्रिया कराई 3 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6 ग्राम। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनेगा वो हमारा कितना में प्राप्त होगा? 6 ग्राम। कितने ग्राम? 6 ग्राम। ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, लिखना नहीं है आपको, केवल समझो आप। कह रहा है सभी उत्पादों का कुल द्रव्यमान, यहाँ उत्पाद कितना है? एक का द्रव्यमान कितना? 6 ग्राम। कह रहा बराबर होता है, 6 ग्राम बराबर होता है किसके?
बराबर होता है सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के। सभी कौन से, यहाँ पे दो ही तो है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। कह रहा है सभी अभिकारकों के कुल द्रव्यमान, तो 3 और 3 6, ये 6 ग्राम बराबर है उस उत्पाद के द्रव्यमान के। भाई अभिकारक का द्रव्यमान इधर किधर है, अभिकारक का इस तरफ कितना टोटल द्रव्यमान है, फिर से सुनो, अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है इस साइड में, इस साइड में अभिकारक का कुल द्रव्यमान कितना है, तो सर 3 और 3 6 ग्राम है इस तरफ, 6 ग्राम द्रव्यमान है इस तरफ, उस तरफ कितना है 6 ग्राम, मतलब इधर भी 6 ग्राम उधर भी 6 ग्राम। यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर से सुनना, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। आज की क्लास को यही ब्रेक करते हैं। आपको आ गया समझ में ना, आ गया ना समझ में, अब देख लेना, अब जा रहे हैं, बाय।